तो एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और चार राज्यों में कम से कम आप कह सकते हैं कि बीजेपी बढ़त ले रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त है, उत्तराखंड में बीजेपी को बढ़त है, गोवा में बीजेपी को बढ़त है और मणिपुर में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। लेकिन एक सूबा पंजाब, जिसकी हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, वहां पर बीजेपी और अकाली का जो गठबंधन है वो पीछे है और काफी पीछे है वो। और ऐसे ही पहले से एक्सपेक्टेशन थी, उस पर सुदेश वर्मा साहब जो मेरे साथ मौजूद थे वो भी कह रहे थे कि वो तो एज पर एक्सपेक्टेशन ही आया है। इस बीच एक और खबर आपको दे दें, अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि जरूरत अगर पड़ी तो बीएसपी से भी गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगे और बीजेपी रिमोट से सरकार चलाए। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मायावती का यानी बुआ जी का वो सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वो सूबा नहीं चाहेगा कि सूबे में राष्ट्रपति शासन लगे। ये बड़ा बयान इस वक्त का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यानी ये सिलसिलेवार तरीके से आप कड़ियों को जोड़िए। रविदास मेहरोत्रा का बयान, उसके बाद आजम खान का बयान और अब अखिलेश यादव, यानी जो इनपुट्स इन तमाम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जो इनका अपना मैकेनिज्म है, वो ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुमत से काफी पीछे रह जाएगा। ऐसे में वो मायावती का सहारा ले सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। सवाल ये है कि अगर ये हुआ तो क्या मायावती सपोर्ट करेंगी और ये किस तरह की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि अब तक चुनाव से पहले दोनों एक दूसरे को कोसते रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त है। मेरे साथ मेरा खास पैनल मौजूद है, जिसमें कांग्रेस से आदिल सिंह बोपराई हैं और सुदेश वर्मा साहब बीजेपी से आते हैं, अवतार सिंह साहब आम आदमी पार्टी से हैं, पंकज गुप्ता हैं और टीआर रामचंद्रन वरिष्ठ पत्रकार, मैनेजिंग एडिटर मेरे अनिल राय साहब। टीआर रामचंद्रन साहब, इस एक नया गठजोड़ जिसका इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव, कैसे देखते हैं आप इसे? मेरे ख्याल में ये बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ क्षेत्र में ये एक्सपेक्टेड था। देखिए, गैम्बिट जो अखिलेश जी का और राजीव गांधी साहब का था वो ये था कि मिलजुल के वो शायद एक अपर हैंड उन्हें मिल जाएगा। पर मेरे ख्याल में इतनी जल्दी अगर अखिलेश साहब ने ये ओपन कर दिया और इसकी अनाउंसमेंट कर दी, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट सिग्नल है जो मायावती जी को कंसिडर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मायावती जी के साथ तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हीं की होगी, समाजवादी पार्टी की तो कुछ हो नहीं सकती। समाजवादी पार्टी का एक 1 पॉइंट प्रोग्राम जो उनका कांग्रेस के साथ था कि बीजेपी को कतई सत्ते पे नहीं आना चाहिए यूपी में, वो शायद उनको अचीव हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन लूं, अनिल जी, पहले रविदास मेहरोत्रा का बयान, फिर आजम खान का बयान और अब अखिलेश की ये बात, ये सिलसिलेवार तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो अपना मैकेनिज्म है उसने ये जान लिया है कि सूबे में वो पिछड़ रहे हैं। इसके थोड़ा सा पहले जाएंगे, आपने जो कहा, मैं कल शाम को साधना यादव के बयान पे जाऊंगा। कहीं न कहीं अखिलेश यादव को पता है कि अगर सरकार से बाहर रहते हैं तो पार्टी पर कब्जे की एक लड़ाई शुरू होगी। साधना गुप्ता का कल का बयान है, साधना यादव का कल का बयान बताता है कि पार्टी के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। मुलायम सिंह इतने भी कमजोर नहीं पड़े हैं कि वो विधायकों के साथ न रह सकें, पार्टी के जो चुने हुए लोग हैं उनको अपने साथ नहीं ला सकें और पार्टी को दोबारा शिवपाल और प्रतीक के हवाले न कर सकें। ये हमसे ज्यादा बेहतर अखिलेश यादव जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान आया है ये बता रहा है कि अखिलेश यादव सरकार में रहना चाहते हैं, चाहे बी टीम बनकर रहना पाए। दूसरी चीज, मैं जब सर्वेक्षण की बात कर रहा था 6 बजे जब नतीजे आने सुने, तो मेरा ये जो साफ मानना था, जो मैं उत्तर प्रदेश को घूमा हूं, उत्तर प्रदेश को जानता हूं, मैं अपने निजी एजेंडे में मायावती को नंबर 2 पे मानता हूं और जो अखिलेश का बयान है वो बताता है कि मायावती नंबर 2 पे है, क्योंकि वो अखिलेश यादव समर्थन दे रहे हैं। मतलब उनकी जो, अगर आप पूरे उनके बीबीसी के इंटरव्यू को सुने तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम मायावती को समर्थन दे सकते हैं। इट्स मीन अगर समर्थन दे सकते हैं तो मायावती सीएम होंगी। मायावती जब भी समझौता करती हैं तो पहले सीएम की कुर्सी ले लेती हैं। एक बार उन्होंने गलती की थी 6 महीने में, 6 महीने बाद भाजपा को दी तो भाजपा ने लौटाई ही नहीं उनको कुर्सी। तो इस अनुभव के बाद मायावती वो 40 सीट पे जब थी, 100 सीट पे थी, तब भी वो कहती है मुख्यमंत्री मेरा होगा। तो उनका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उस हिसाब से चीफ मिनिस्टर मायावती बनने जा रही हैं, अगर अखिलेश यादव की बात को सही माने तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बी टीम मान रहे हैं, सरकार में अपने को शामिल होने की बात कर रहे हैं। मायावती को
तो कहीं ना कहीं कल का जो रिजल्ट परसों गिनती होगी, लेकिन देखिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर है, उसके पास तो तमाम आ गए, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव 11 तारीख जब तक नतीजे नहीं आ जाते, जब तक रिजिग्नेशन नहीं देते हैं, तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है, एलआईयू जैसा मजबूत इंटेलिजेंस सोर्स है, उसके आंकड़े तो इनके पास आ रहे होंगे। और वो आंकड़े कल रात को जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने कल रात को उनको ब्रीफ किया है, आज सुबह भी ब्रीफ किया है, तो इस ब्रीफिंग के दौरान हो सकता है आंकड़े बताए गए हों। नॉर्मली अफसर इस तरह के निगेटिव आंकड़े पॉलिटिशियंस को बताते नहीं है, वो दौर चला गया है, तो कहीं ना कहीं से 4-5 रिसोर्सेज है। और इस कहने के इस बयान के बाद कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हुए हैं प्रवक्ता, ये मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय बहुजन जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन, ये महागठबंधन की शक्ल है, सत्ता की दौड़ से बाहर हो चुका है। अब वो बैकडोर से अपनी एंट्री चाहता है, बैकडोर को भी बसपा के साथ। ठीक है आदिल, इससे पहले कि मैं सुदेश के पास जाऊं, आदिल, अगर अखिलेश ये बात कह रहे हैं, इसमें आपकी मर्जी शामिल है? क्या आपको ये चीज मंजूर होगी? देखिए जी, भाई साहब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अखिलेश का बयान आ चुका है सर, पर बाकी परसों गिनती होगी। और मेरा तो अभी भी हमारी जो एनालिसिस है और फीडबैक का तो अभी भी मानना है कि हम आराम से अरे जनाब आप गठबंधन में हैं उत्तर प्रदेश में, उनके साथ सिचुएशन पे मैं टिप्पणी कैसे कर और सेकंड पार्टनर है, पहले पार्टनर वो हैं, 300 सीट उनके पास, आप कितनी सीट पे हैं? गठबंधन नहीं, हमारा अभी भी यही मानना है कि हम आराम से सरकार बनाएंगे। बाकी आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया है, मतलब जो सूट नहीं करे वो हाइपोथेटिकल हो गया आपको, आई थिंक उचित नहीं होगा। ठीक है, चलिए सुदेश वर्मा साहब, अगर ये हो जाता है तो आपकी सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। ऐसे तो वर्मा जी ये हो जाता तो बिहार हो जाएगा। एक लाइन में कहें कि ये हो गया तो बिहार हो जाएगा। इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी रैलियां, 3 दिन का बनारस का दौरा, सब कुछ। अनिल जी कुछ दिन और कुछ चंद घंटे ये खुश रह लें, हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी मैंडेट की कमी होगी। डिसाइसिव मैंडेट उत्तर प्रदेश दे रहा है और हम मैं तो एकदम मानता हूं, उन्होंने देरी कर दी है। फीडबैक सिस्टम है, आपको पता है बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि पूरी मेजोरिटी और उससे बहुत ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी। लेकिन ये ऐसा करेंगे तो सबको पता है, अगर पहले कर लेते, सबको पता है कि बीजेपी को रोकने का प्रयास ये तो करेंगे। अगर पहले कर लेते तो आंकड़े कुछ और होते। प्रयास कर रहे 2002 से कि बीजेपी को रोका जाए, लेकिन उन्होंने प्रयास करने में देरी कर दी। अगर पहले चुनाव के पहले प्रयास कर लेते शायद कुछ सही में रिजल्ट कुछ और होता, जैसे बिहार में हुआ था। मुझे लग रहा है जब पत्रकार के इन लोगों ने अखिलेश ने देरी कर दी, लेकिन अखिलेश के चुनाव के पहले कर लेते तो मामला अलग होता। मैंडेट को इज्जत करना सीखना चाहिए। जमहूरियत का तकाजा है कि मैंडेट को रिस्पेक्ट करें और हम चाहेंगे कि स्मूथ ट्रांजिशन के लिए ये लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, इसीलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल में सरकार तोड़ने की प्रयत्न किया था। आदिल ने बीच में एक चीज छोड़ दी है अपनी तरफ से। अरे आपके घर खुद टूट रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए ना। आप तो समाजवादी पहुंच गए, वहां भी तोड़ दिया घर आपने। आप तो जहां जाते हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना हुआ बैकडोर से। तो भाजपा की आदत है सरकारें गिराने की। ये तो दिल्ली की कुर्सी पे जो रहता है उसकी आदत बन जाती है, दिल्ली की कुर्सी का दोष है। हाँ, उसकी कुछ अदा ही कुछ इस तरह की। बहरहाल तो ये एक बड़ा बयान जो हमने आपको बताया कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, कांग्रेस के घर को साफ रखना हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ा बयान उनकी तरफ से कहा गया। मिला जाता है लोगों से, ये परिवार जो है दरबार से निकलकर लोगों से मिलना शुरू कर दे तो अच्छा रहेगा। रामचंद्रन साहब, ये जो बात कही गई अखिलेश की तरफ से, ये पहले भाजपा को सीखना पड़ेगा देश को जोड़ना, ना कि देश को तोड़ना। चलिए, ऐसे तो फिर वो आरोप प्रत्यारोप चलने लगेगा, फिर आप उनको कुछ कहेंगे, वो आपको कुछ कहेंगे। जनता बता रही है ना आपको, जनता दे रही है, जवाब समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। ठीक है, जनता 11 मार्च को बताएगी वर्मा साहब, जनता बताएगी। रामचंद्रन साहब, जो अखिलेश की तरफ से बात कही गई है, हम भी लेसन लेंगे अपना, चिंता मत करिए। रामचंद्रन साहब, जो अखिलेश की तरफ से बात कही गई, इसमें क्या कांग्रेस की सीटें भी शामिल हैं या उसके अलग करके ये बात कह रहे हैं अपनी तरफ से? वो नहीं, देखिए, जहां भी कोशिश ये रहेगी कि आप बीजेपी को बस बाहर रखिएगा, मकसद ये कि उनको आउट करना है। हाँ, मकसद ये कि उनको आउट करना है, उनको आउट रखना है, बस ये है मकसद। 1 पॉइंट प्रोग्राम है ये। हाँ। इसीलिए दोनों मिले थे, वहां पर इनको जितना सक्सेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। अखिलेश जी एक स्मार्ट पॉलिटिशियन होने की वजह से उन्होंने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली और जो कहना था उनको उन्होंने कह दिया
इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। अनिल जी, आप जितना मायावती को अब तक समझ पाए हैं, मायावती इसे किस हद तक एक्सेप्ट करने को तैयार होंगी इस बात? नहीं, मायावती को मैंने मायावती का बहुत पहले एक इंटरव्यू किया था और मायावती से मेरी लगातार इधर कई बार मुलाकात हुई। मायावती का अपना काम करने का तरीका है, उनका सीएम होगा, बाकी कुछ भी ले लो, सीएम की कुर्सी वो किसी कीमत पर नहीं देना चाहती हैं। उनके पार्टी में उनका एजेंडा होता है। भारतीय जनता पार्टी से उनका 3-4 बार जो गठबंधन हुआ है, एक बार भारतीय जनता पार्टी फायदे में रही है जब उन्होंने 6 महीने बाद उनको झटक लिया, उनकी कुर्सी वापस नहीं की। बाकी 100% एजेंडा मायावती ने जो है 100 करोड़ का अम्बेडकर पार्क बनवाया लखनऊ में, तो भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अनिल जी, एक बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी उनकी परंपरागत विरोधी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में वो उनके साथ जाकर के जो उनका अपना वोटर है उसके खिलाफ एक बात करेगी। ऐसे में बीजेपी को सपोर्ट ले लेने में क्या उनको बुराई होगी? उनका सेंटर से भी उनको साथ मिलता रहेगा। नहीं, समाजवादी पार्टी को समझना, देखिए समाजवादी बसपा का उदय ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ होता है। पहली बार बहुजन समाज पार्टी को जो सीटें मिलती हैं, जिस सीट के बहाने बाद में गठबंधन तोड़कर मायावती मुख्यमंत्री हैं, वो शुरुआत की बात है। बिहार में लालू और नीतीश एक हुए भारतीय जनता पार्टी के डर से, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। तो राजनीति में गठबंधनों से इनकार नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ एक मामला आता है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार पर, मुलायम सिंह पर, खासकर शिवपाल यादव पे ये आरोप था कि इन लोगों ने मुलायम सिंह यादव की, मायावती की हत्या का प्रयास किया। ये जो एक गांठ बनी थी, वो गांठ ही मायावती और मुलायम को एक होने नहीं दे रही थी। लेकिन अब शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी की पुरानी बात हो गए और मुलायम सिंह यादव की पुरानी बात हो गए। तो ऐसे में अखिलेश यादव की जो टीम है उससे वो वैमनस्य और जान माल का खतरा नहीं है मायावती को। तो इस संभावना में ये बनती है कि जो नई टीम है, मायावती उस पुरानी टीम से तो गठबंधन नहीं करती, लेकिन नई टीम बिना शर्त उनको समर्थन देगी। और मायावती को अगर भाजपा, कांग्रेस कोई भी मुख्यमंत्री बनने में बिना शर्त समर्थन देगा, तो मायावती जहां तक मैं जानता हूं, वो किसी से कोई गुरेज नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए, ये एक बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई। एग्जिट पोल के दरमियान ये एक बड़ी बात कही गई अखिलेश यादव की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बीएसपी का साथ ले लेंगे और बीएसपी को सपोर्ट कर देंगे। बहरहाल, हम बात कर रहे थे अलग अलग सूबों की। अब एक सूबा है गोवा। गोवा में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही। 15 सीटें इंडिया टीवी सी वोटर उनको दे रहे हैं और 10 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। पंकज गुप्ता साहब, यहां भी आप पिछड़ रहे हैं। यहां भी अच्छी खासी ताकत अरविंद केजरीवाल ने लगाई, आपकी पार्टी ने बहुत मेहनत की, लेकिन यहां भी आप स्लिप कर रहे हैं। जहां तक गोवा का सवाल है, मेरा मानना है कि वहां का वोटर सचमुच कुछ भी कहने से अब परहेज कर रहा है। तो वहां पे किस तरह का सर्वे रिजल्ट कितना ठीक होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। अभी भी गोवा से जो खबरें आती हैं उसके हिसाब से वहाँ पे कोई भी पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उसे कितनी सीट्स मिलेंगी। वहाँ की जो लोकल न्यूज़ हैं और उनका यहाँ तक कि कहना है वहाँ के अलग अलग पार्टियों के नेताओं का कि ये पहली बार गोवा की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो कोई भी पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह पा रही है कि हम वहाँ पे सरकार बनाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार एक तो वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा हुआ, 84% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ वहाँ पे। और दूसरा उस स्टेट में जहाँ तक एग्जिट पोल्स का और सवाल था, वहाँ की जनता इस बात को बताने के लिए भी तैयार नहीं थी कि उन्होंने किसको वोट किया, बिकॉज एक बहुत ही छोटा राज्य है, हर व्यक्ति हर एक को जानता है। तो वहाँ पे एक अलग तरह की समस्या है एग्जिट पोल्स की। सुदेश वर्मा साहब, और चूंकि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है वहाँ पे, तो मैं सिर्फ गोवा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी चूंकि वहाँ एक नई पार्टी है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को उसके साथ अभी खड़ा करने में हिचकता है खुलेआम। तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि गोवा में एक सरप्राइज रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम 1-2 दिन और वेट करते हैं, लेट अस सी। पर बीजेपी का जैसा कहना था कि 26 सीट मिलेंगी, उनसे तो दिखता है कि अभी मैं जा रहा हूं, लेता हूं जवाब। सरकार नहीं बना पा रहा है। ठीक है, सुदेश वर्मा साहब, गोवा में आप बड़ी पार्टी जरूर बन रहे हैं, लेकिन आप भी बहुमत से पीछे रह जा रहे हैं। किसका सहारा वहां आपको मिल पाएगा? मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। आप देखिएगा जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे उसके बाद जब आपके सामने आऊंगा, गोवा में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। हमारा जो इंटरनल फीडबैक है, गोवा में हम बहुत आराम से मेजोरिटी प्राप्त कर लेंगे, 2-3 सीट ज़्यादा ही जीत पाएंगे जो हमारे अंदरूनी आकलन कर रहे हैं। तो आपके रिजल्ट भी एग्जिट पोल के वही बता रहे हैं कि हम लार्जेस्ट पार्टी होंगे। और हमेशा ये याद रखिए कि थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर तो होता है।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिसलिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो हम लेकिन अगर कुछ दूरी रह गई बहुमत के आंकड़े से तो फिर नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा डिफरेंस है हमारे जीत का। नहीं, बिल्कुल हम बहुमत हासिल करेंगे, कोई इसमें हमें कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं होता है वहां। आदिल साहब, आपको 10 सीटें दिखाई जा रही हैं एग्जिट पोल में गोवा में, आप भी ये कह रहे होंगे कि आप भी यहां बहुमत ला रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि लड़ाई गोवा में भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत ये मीडिया हाइप बन गया था, पर जमीन पे उतना है नहीं। और जो हमारी एनालिसिस है, इंटरनल फीडबैक है, हम आई थिंक सिंपल मेजॉरिटी अचीव कर लेंगे। भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी है, इनके लीडर्स का जो भ्रष्टाचार है, जो आसमान को छुआ हुआ है गोवा में इनके लीडरों का भ्रष्टाचार, वो सारे फैक्टर्स वोटर्स के माइंड में थे। और मैं नहीं मानता कि भाजपा या आम आदमी पार्टी का तो बिल्कुल भी चांस है, कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी, मेरा ये मानना है। चलिए ठीक है। अनिल राय साहब, गोवा आपकी नजर में कैसा है? 15 बीजेपी को दिख रही हैं, 10 कांग्रेस को दिख रही हैं और 7 कमोबेश सबने ऐसे ही दिया है, यानी बहुमत के आसपास तो कोई भी नहीं पहुंच पा रहा। गोवा कुल मिला के, मैं 4 तारीख को गोवा में ही था, गोवा कुल मिला के जो सर्वे दिख रहा है वैसा ही है। गोवा में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों का मैंडेट एकदम अलग अलग जा रहा है। साउथ गोवा में गोवा का आम आदमी, जो कि गोवा को देखने के लिए, गोवा का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, भले वहाँ गोवा के लोगों के हाथ में नहीं है, जितने होटल्स हैं, जितने रेस्तरा हैं, जितने बड़े बड़े मॉल हैं, यहाँ तक कि जो क्रूज हैं जिसपे वो उनके पब वगैरह हैं, वो सब दिल्ली या मुंबई के लोगों के हाथ में है। वहाँ का जो आदमी है वो रोजगार के लिए बड़ा परेशान है। कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार में मैं जब गोवा में ट्रेवल कर रहा था तो 15% पहले गोवा में जो लेबर क्लास का काम था वो गोवा के लोगों के हाथ में था, तो जो रोजगार में जो है बाहरी लोगों का दखल बढ़ा है। अब जो है करीब 25 से 30% जो लोग बाहर के लोग हैं, चाहे मराठी हों या कर्नाटक के लोग गए हों, उत्तर भारत के लोग कम जाते हैं वहाँ पे, तो उनके हाथ में रोजगार, तो अपना रोजगार बचाना चाहता है। और रोजगार बचाने के लिए ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए खड़ा होने में डरता है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे, क्योंकि उसको गोवा का फाइनेंशियल कंट्रोल जो है दिल्ली के हाथ में ही है और मुंबई के हाथ में, तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करते हुए खड़े होने से डरता है। ऐसे में रोजगार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वहाँ पे जो मैं देखा, बाहरी लोगों का आना थोड़ा कम हुआ है। तो जो हमारे नीचे के लोगों से बात हुई है, उनके मन में भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, वो कई चीज़ों पे नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो उनका रोजगार बचाए रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, बाहरी लोगों का आना कम किया, कर्नाटक से लोगों का आना कम हुआ है, मुंबई से लोगों का जाना कम हुआ है, तो रोजगार उनका जो बचा हुआ है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ज्यादा वोट गेन करती हुई मुझे दिख रही थी जब मैं गोवा में था। ठीक है, रामचंद्रन साहब, गोवा के लिए आपका कमेंट? नहीं, मैं भी गोवा में था कुछ महीनों पहले, तो जितने लोगों से बात की सबने ये इशारा किया कि बीजेपी को ही शायद हम वोट दें, पर आम आदमी पार्टी से काफ़ी केजी थे और कह रहे थे कि जो काम इन्होंने दिल्ली में किया है वो यहाँ उसका काफ़ी खंडन हुआ है, जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं वहाँ। बट देखिए, वो है बड़ा छोटा स्टेट इस पूरे देश का, और वहाँ पर वो इसेंशियली वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से वो वोट करने जाते हैं, और लगा यही कि वोट ज़्यादातर बीजेपी को पड़ेगी। हमने कांग्रेस के बारे में पूछा तो काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि जी उनका ज़माना तो ख़त्म हो गया अब। तो वो न्यू वेव पॉलिटिशियन देखना चाहते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग उनमें से ज़रूर ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी में बिकम अ गुड बेट, नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर सम टाइम। चलिए ठीक है, एक छोटा सा कमेंट जो है मणिपुर पर ले लेते हैं। मणिपुर में क्या हालात हैं? सुदेश जी, वहां पर आप जो हैं वहां पे भी आप बढ़त बना रहे हैं, मणिपुर में भी छोटा सा एक कमेंट सर। जी देखिए, 86% वोटिंग होने का मतलब ही था कि लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं। इतने भारी मात्रा में कभी वोटिंग नहीं हुई। इबोबी जी की सरकार जो थी वो कोशिश किया उन्होंने कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करें। आपने देखा किस तरह से जब चुनाव नज़दीक आ गए उस समय डिस्ट्रिक्ट बनाया जिससे नागा आ गए स्ट्रीट पर। उसके बाद उस जो ब्लॉकेड हुआ, इकोनॉमिक ब्लॉकेड को नहीं रोक पाया। पेट्रोल के दाम, सब चीज़ के दाम बढ़ गए वहाँ पर। उसके बाद भी इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के जरिए जीतने का प्रयास किया, जो पिछले बार भी किया था। तो इस बार लोगों को समझ में आ गया, और हमारा जो पॉजिटिव एजेंडा है डेवलपमेंट का वो लोगों के समझ में आई, और हमारे नेतृत्व का जो कैंपेन है और जो परखा हुआ लीडरशिप है ये उनके नज़र में बैठा। और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मणिपुर, जहां हमें कोई आउटसाइड चांस भी नहीं देता था, हमारा एक एमएलए था वो भी बाहर से आया हुआ, तो वहां हम जीत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है एनडीए की, बीजेपी की,
ठीक है पंकज जी, आपने इरोम शर्मिला की काफी वहां मदद की है, क्या वो भी कोई रोल प्ले कर रही है वहां पे? मुझे जहां तक खबर मिली है, मैं मणिपुर से ज्यादा संबंध नहीं रहा ठीक है, कोई बात नहीं, पंजाब और गोवा के कारण। ठीक, लेकिन जहां तक हमारे को खबर मिली है कि वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हैं, लेकिन हमने उन्हें अपना सपोर्ट दिया। डेफिनेटली अरविंद जी ने उन्हें सपोर्ट दिया, पार्टी के भी कई लोगों ने सपोर्ट दिया उनके स्ट्रगल के लिए, उनकी बहादुरी के लिए, करेज के लिए। वी वांटेड टू सपोर्ट हर। सो इट इज टू बी सीन, बट वी डोंट थिंक दैट वो वहां पे सरकार बना पाएंगे, ऐसा तो कोई हमारा मानना नहीं है। आदिल साहब, इबोबी साहब के लिए मुश्किल है। देखिए, मोदी जी और भाजपा ने कोशिश और प्रयत्न तो बहुत किया था कि मणिपुर के लोगों को गुमराह करें झूठ के सहारे से, पर जो हमारे करंट मुख्यमंत्री हैं बहुत ही लोकप्रिय हैं, और मेरा ये मानना है और पार्टी का ये मानना है कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नमेंट के साथ जाएंगे, और उन्होंने देख ही लिया है जो ये भाजपा ने षड्यंत्र खेला था अरुणाचल में। सो आई डोंट थिंक भाजपा का कोई है चांस उधर। ठीक है, रामचंद्रन साहब, मणिपुर के लिए आपको कमेंट। इबोबी सिंह तो एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, वहाँ जो भी पार्टी में होते हैं उस पार्टी को विद एन आयरन हैंड चलाते हैं, और उनकी पहुंच और उनकी इन्फ्लुएंस इज़ ऑल परवेजिव। तो उनको अगर हरा सकते हैं तो बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि क्या बाकी लोग जो हैं मैदान में वो किस तरह की रेजिस्टेंस इबोबी साहब के सामने लाते हैं। जहाँ तक इरोम शर्मिला की बात है, उन्होंने ज़रूर पॉलिटिशियन बनना चाहती है, तो मेरे ख्याल में इस बार तो उनको अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा रहे। मुझे नहीं लगता वो बहुत प्रॉब्लम थी उनको। हाँ, बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं बनाएगी। ठीक है, अनिल राय साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, फिर मुझे शो खत्म करना है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का चांस बन रहा है वो सेंट्रल एडेड से स्टेट है। उनके पास अपना कोई बजट नहीं है, वहाँ को जो भी उनकी जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो सेंट्रल फंडिंग से चलती है। तो कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि सेंट्रल से उनका तालमेल अच्छा बन रहा है, और वो जब वो चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो एक बार दिल्ली की तरफ जरूर देखते हैं। तो भाजपा को मुझे जो एग्जिट पोल में फ़ायदा दिख रहा है वो दिल्ली जो नज़रिया है कि हमारा दिल्ली की सरकार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा तो फंड अच्छा मिल जाएगा, पैसे अच्छे मिल जाएंगे, और हमारे स्टेट का जो है बजट वो ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का फ़ायदा मणिपुर में मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्रन साहब, सुदेश जी, अवतार सिंह हित साहब और आदिल सिंह बोपराई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं भी, लेकिन हर जगह पर नसीब सिर्फ किसी एक का ही खुलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, और एग्जिट पोल 4 सूबों में बीजेपी को बढ़त दे रहा है। एक सूबा पंजाब, जहां पर बीजेपी और अकाली का गठबंधन पीछे छूट रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसे लेकर के मुश्किलें हैं, और मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि वो बीएसपी को यानी मायावती को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे थे। असल नतीजों के लिए 11 तारीख तक का इंतजार कीजिए। हम भी 11 तारीख को आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे बड़ी तैयारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड।